हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स ऑल्सो कॉल्ड एंटी मैनिक ड्रग्स। मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स को एंटी मैनिक ड्रग्स भी कहा जाता है। मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स आर मेडिसिन दैट ट्रीट एंड प्रिवेंट हाइज मेनिया एंड लो डिप्रेशन। मूड स्टेबलाइजर जो मेडिकेशंस होती हैं, जो ड्रग्स होती हैं, उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है? जब मेनिया हाई होता है और डिप्रेशन लो, डिप्रेशन दोनों ही, मेनिया में भी और लो डिप्रेशन में भी, दोनों में ही स्टेबलाइजर ड्रग्स जो होती हैं, मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स लिथियम, सोडियम वैल्पुरेट एंड कार्बामाजेपिन। तो 3 ड्रग्स हैं जो मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स कहलाती हैं। लिथियम सबसे टॉप में होता है, फिर उसके बाद सोडियम वैल्पुरेट एंड कार्बामाजेपिन। अब इन तीनों ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर इन ड्रग्स का कैसे यूज़ किया जाता है और इन ड्रग्स का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। ओके, सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे कि लिथियम जो ड्रग्स है, जो लिथियम कार्बोनेट के बारे में हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि हम ये मूड स्टेबलाइजर की तरह यूज़ करते हैं जो मैनिक पेशेंट होते हैं, लो डिप्रेशन पेशेंट होते हैं। तो ये लिथियम जो ड्रग है, डॉक्टर जॉन फेडरिक जोसेफ केड एओ 1912 to 1918 an Australian psychiatrist discovered lithium in 1948। डॉक्टर जॉन फेडरिक जोसेफ केड एओ जो 1912 से 1980 तक रहे थे और वो एक ऑस्ट्रेलियन साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने लिथियम ड्रग को डिस्कवर किया था 1948 में। He explored the effect of lithium carbonate as a mood stabilizer and it is also useful in treatment of bipolar disorder। इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि लिथियम कार्बोनेट एक मूड स्टेबलाइजर तो है ही, साथ में ये यूज़फुल होता है ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। तो मैनिक पेशेंट के लिए तो है ही, मूड स्टेबलाइजर तो है, मैनिक और डिप्रेसिव पेशेंट के लिए तो है ही, साथ में बाइपोलर डिसऑर्डर जिसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों पाए जाते हैं, उन दोनों डिसऑर्डर में लिथियम ड्रग का यूज़ किया जाता है। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट लिथियम। Lithium is an element with atomic numbers 3 and atomic weight 7। Lithium एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और एटॉमिक वेट 7 है। It decrease level of serotonin and norepinephrine in blood and maintain normal level of serotonin and norepinephrine। सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों ही हार्मोन जो हैं, उन दोनों के लेवल को कम करने में लिथियम काम करता है। ठीक है, मेंटेन करने में, उनके लेवल को डिक्रीज करने में और साथ साथ में मेंटेन करने में, ताकि वो नॉर्मल लेवल में रहें। क्योंकि अगर सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन अगर ज़्यादा अपने लेवल से, जो इनका नॉर्मल जो डिजिट है उससे ज़्यादा बॉडी में सीक्रेट होते हैं, तो पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी मैनिक बन जाता है। अगर लो होते हैं सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों ही हार्मोन, अगर लो डिक्रीज हो जाते हैं इनका सिक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर पेशेंट जो है डिप्रेसिव हो जाता है। लिथियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड रेपिडली इन लीवर एंड किडनी एंड मोर स्लोली इन मसल्स, ब्रेन एंड बोन। लिथियम जो है वो लीवर और किडनी में रिपीटली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, लेकिन मसल्स में, ब्रेन में और बोन में थोड़ा सा स्लोली होता है। नॉर्मल रेंज ऑफ लिथियम 0.6 to 1.2 मिलीक्यूलन पर लीटर। 0.6 to 1.2 मिलीक्यूलन पर लीटर इसका नॉर्मल रेंज है बॉडी के अंदर। इतना ही ये बॉडी के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो लिथियम टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है। इट्स इफेक्ट्स यूजुअली बिगिन विदिन अ वीक ऑफ स्टार्टिंग ट्रीटमेंट एंड द फुल इफेक्ट इज सीन बाय 3 to 3 weeks। ये नॉर्मली इसका जो इफेक्ट है 1 वीक में दिखने लग जाता है, लेकिन फुली इफेक्ट जो है 2 से 3 वीक में देखने में आता है। अब
लिथियम टॉक्सिसिटी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि लिथियम की जो नॉर्मल जो रेंज होती है 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाती है यानी मोर देन 2 मिलीग्राम पर लीटर अगर लिथियम की रेंज हो जाती है, मोर देन 2 मिलीग्राम पर लीटर, तो लिथियम टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए एक निमोनिक्स है जिसके बेस पर हम याद कर सकते हैं कि जब लिथियम का साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसको कैसे याद रखा जा सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म है लीथम को याद रखना है। एल से होगा ल्यूकोसाइटोसिस, इसका मतलब है हाई ब्लड सेल्स काउंट। वाइट जो ब्लड सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर वो हाई हो जाती हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। इंसिपिडस, आई से इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। टी से ट्रेमर्स, थ्रस्ट, टेस्ट एस मेटेलिक टेस्ट, उसको थ्रस्ट भी होगा, ट्रेमर्स भी आएंगे, प्यास भी लगेगी और साथ साथ में अपनी टंग पर उसको एक मेटेलिक टेस्ट की कुछ मेटेलिक जो टेस्ट है आएगा। ऐसे हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड जो है उसका हार्मोन्स का सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाता है, तो कम होने लग जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। यू से यूरिनरी पोलीयूरिया, पेशेंट को पोलीयूरिया डेवलप हो जाता है, ठीक है, बार बार यूरिन आता है। एम से मिसक्लेनियस, जैसे ईसीजी चेंजेस होंगे। टी वेव फिल्टरिंग होगा, टी वेव जो है ठीक से जो उसका नॉर्मल जो वेव होता है उसमें नहीं दिखाई देगी, ऊपर नीचे दिखाई देगी। ईसीजी में ऑलवेज चेंजेस दिखेंगे। क्यूआरएस वाइंडिंग एंड साइनस नोड डिसफंक्शन, क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स होगा वो फैल जाएगा और साइनस नोड डिसफंक्शन भी देखने में आएगा। रेसिस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट, वेट गेन, फटीग, मसल्स वीकनेस एंड डिलीरियम एंड हेयर लॉस, ये सारे जो मिसक्लेनियस साइन एंड सिम्टम है जो पेशेंट में देखने को मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो लिथियम टॉक्सिसिटी है जो मैंने आपको बताया है कि 2 मिलीग्राम पर लीटर से अगर लिथियम ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है तो लिथियम टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है। इसका मतलब इसकी एक लिमिटेड डोज है जो पेशेंट को देनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। तो कुछ ड्रग्स हैं अगर इनके साथ भी लिथियम दिया जाता है तो तब भी लिथियम टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग। ऐसी ड्रग जो किस वाली कंडीशन में दिया जाता है, जब इन्फ्लामेशन हो, फीवर हो, इस तरह की कंडीशन में, इन्फेक्शन वाली कंडीशन में, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग्स अगर पेशेंट को चल रही हैं। डायरेटिक्स अगर पेशेंट को चल रहे हैं। SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स, ठीक है, जो डिप्रेसिव पेशेंट को ट्रीटमेंट चलता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, अगर SSRI पे पेशेंट है तो इस वाली कंडीशन में भी अगर पेशेंट पहले से ही वाली ड्रग ले रहा है तो लिथियम उसको नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा। एंटी साइकोटिक ड्रग, तो दीज ड्रग आर इंक्रीज द लिथियम टॉक्सिसिटी इन साइकेट्रिक डिसऑर्डर पेशेंट। हाउ टू टेक, अब लिथियम ड्रग को कैसे लेना चाहिए, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हमेशा एज अ नर्सिंग स्टाफ याद रखना चाहिए कि लिथियम किस तरह से पेशेंट को देना चाहिए। डू नॉट टेक एम्प्टी स्टमक, ऑलवेज एडमिनिस्टर विथ फूड एंड मिल्क, कभी भी एम्प्टी स्टमक लिथियम को नहीं देना चाहिए, हमेशा फूड के साथ या मिल्क के साथ ही लिथियम को देना चाहिए। टू प्रिवेंट साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम, ताकि जो भी साइड इफेक्ट है लिथियम का उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। हाइपोटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इंक्रीज एडुकेट फ्लूइड इनटेक बिटवीन 2000 एंड 3000 ml पर लीटर, 2 से 3 लीटर उसको फ्लूइड इनटेक देना चाहिए। अगर पेशेंट ओरली नहीं ले रहा है तो उसको IV से देना चाहिए, ताकि उसको हाइपोटेंशन क्रिएट ना हो और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाली कंडीशन उसकी बॉडी में देखने को ना आए। तो एडुकेट उसको फ्लूइड इनटेक देना चाहिए, 2 से 3 लीटर से कम फ्लूइड पेशेंट को नहीं देना है जब भी वो लिथियम ड्रग लेता है। तो इट मीन्स पेशेंट को कभी भी एम्प्टी स्टमक ड्रग नहीं देनी है, हमेशा फूड के साथ या मिल्क के साथ, किसी भी खाने के साथ या मिल्क के साथ उसको देना है। अब लिथियम के साइड इफेक्ट से बचना है, हाइपोटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो, इसके लिए पेशेंट को 2 से 3 लीटर पर ml पर डे फ्लूइड देना है। मैनेजमेंट ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी, अगर पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस वाली कंडीशन में पेशेंट का गैस्ट्रिक लवास करना है,
ताकि जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी कंटेन हो उस सबको निकाला जा सके। चारकोल हेल्प टू बाइंड विथ लिथियम, ठीक है, जो चारकोल जो होता है उसकी हेल्प से, क्योंकि वो लिथियम के साथ बाइंड हो जाता है और उसके बाद उसको बाहर निकलने में इजी रहता है। टैप टैप प्रोप्रेनानोल डिक्रीज द ट्रेमर्स, अगर पेशेंट को ट्रेमर्स, क्योंकि हमने इसका साइड इफेक्ट पड़ा था लिथियम टॉक्सिसिटी का लीथम करके, तो उसमें जो टी था वो ट्रेमर्स था, और ट्रेमर्स अगर पेशेंट को डेवलप हैं तो प्रोप्रेनानोल टैबलेट है वो पेशेंट को देनी चाहिए ताकि ट्रेमर्स डिक्रीज हो सके। इफ द पेशेंट हैज़ कंज्यूम लिथियम एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट इट लास्ट 3 to 4 hours. In that case, whole bowel irrigation is advisable in order to prevent absorption of lithium. अगर पेशेंट को लिथियम टैबलेट लिए हुए 2 से 4 घंटे हो गए हैं तो इसमें होल बावल इरिगेशन पेशेंट को ऑर्डर किया जाता है कि होल बावल उसका इरिगेशन कर दिया जाए ताकि लिथियम जो है उसका एब्जॉर्प्शन ना हो पाए तुरंत। अगर 2 से 4 घंटे हुए हैं सिर्फ उसको लिथियम लिए हुए। इन केस ऑफ सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी हीमोडायलिसिस इज द ओनली ऑप्शन। अगर सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी पेशेंट के अंदर डेवलप हो गई है और कोई ये गैस्ट्रिक लवाज या बावल इरिगेशन या टैबलेट जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम फंडे अप्लाई कर रहे हैं, अगर पेशेंट की जो कंडीशन साइड इफेक्ट देखने में आ रहे हैं वो रिजोल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वाली कंडीशन में पेशेंट का एक ही ऑप्शन बचता है कि उसका हीमोडायलिसिस कर दिया जाए। सेकंड ड्रग है मूड स्टेबलाइजर में सोडियम वल्परेट। In 1963, Manuel identified the anti-epileptic properties of this drug, and in 1966, Lambert identified that this drug can be used to mania. सोडियम वल्परेट नॉर्मली हॉस्पिटल में देखने को मिलता है, पाउडर फॉर्म में आता है, और जो सीजर्स के जो पेशेंट आते हैं, जो मिर्गी के जो पेशेंट आते हैं, उसमें इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो मोइनियर थे, उन्होंने 1963 में ये आइडेंटिफाई किया था कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ये, और 1966 में लैम्बर्ट ने आइडेंटिफाई किया था कि इस ड्रग को हम मैनिक पेशेंट पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब सोडियम वल्परेट किस किस फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है, तो द वेरियस अवेलेबल फॉर्म आर डाइवल्प्रोक्सेक्स एंट्रिक कोटेड फॉर्म फॉर्म और सोडियम वल्परेट एंड वल्परिक एसिड इन 1.1 रेशियो। डाइपरोक्स नाम से आता है। सेकेंड है वल्परेट लोथियम, इस नाम से भी देखने को मिलता है। और थर्ड है क्रोनो प्रिपरेशन एंट्री कोटेड फॉर्म और सोडियम वल्परेट एंड वल्परिक एसिड इन 2.3 रेशियो। 1000 to 3000 mg DL orally is divided doses। 1000 से 3000 mg इसको ओरली डोजेज में दिया जाता है और इसको डिवाइड कर दिया जाता है कि मॉर्निंग में कितना लेना, आफ्टरनून में कितना लेना है और नाइट में कितना लेना है, तो इससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है सोडियम वल्परेट। इंडिकेशन बाइपोलर डिसऑर्डर्स, एक्यूट मेनिया है, पेशेंट को पुअर रिस्पॉन्स टू लिथियम से पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है, इस वाली कंडीशन में सोडियम वल्परेट यूज़ करेंगे। मेनिया एसोसिएटेड विद सीजर डिसऑर्डर, मेनिक है पेशेंट, हाइपर एक्टिव है लेकिन साथ साथ में उसको सीजर्स भी आ रहे हैं, तो इस वाली कंडीशन में सोडियम वल्परेट यूज़ करेंगे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सीजर डिसऑर्डर एंड पेन सिंड्रोम, दीज आर द इंडिकेशन फॉर सोडियम वल्परेट यूज। साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ सोडियम वल्परेट ट्रेमर्स, नोजिया, वेट गेन, सडेशन, मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्बेंस इन वुमेन एंड एलोपेसिया। तो कॉमन साइड इफेक्ट तो ये ट्रेमर्स, नोजिया, वेट गेन, सडेशन, और वुमेन्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल जो डिस्टर्बेंस साइकिल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और एलोपेसिया मतलब हेयर लॉस होना। अनकॉमन साइड इफेक्ट ऑफ सोडियम वल्परेट एक्यूट हेमरेज, पेनक्रेटाइटिस, हेपेटिक टॉक्सिसिटी एंड स्टेबन्स जॉनसन सिंड्रोम्स। ये एक अनकॉमन है जो रेयर है, रेयर देखने में आते हैं, या तो पेशेंट को एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रेटाइटिस हो गया है, या हेपेटिक टॉक्सिसिटी हो गई है, लीवर में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई है, या स्टेबन्स जॉनसन सिंड्रोम पेशेंट में देखने में आता है।
थर्ड हमारी मूड स्टेबलाइजर ड्रग है कार्बामाज़ेपिन। Carbamazepine, it is faster than lithium but slower than सोडियम वल्प्रेट। ये लिथियम से फास्ट एक्शन करती है बट सोडियम वल्प्रेट से कम एक्शन करती है। जो इसका एक्शन करना का जो तरीका है तो वो इस तरह से कि लिथियम से फास्टर होती है और सोडियम वल्प्रेट से कम होती है। 600 to 160 mg पर डे इसको दे सकते हैं डिवाइडेड डोज में कार्बामाज़ेपिन को। ड्रग एक्शन एनाल्जेसिक्स है, एंटी एपिलेक्टिव है और मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट है। तीनों के लिए ही यूज की जाती है। मेजर साइड इफेक्ट ऑफ कार्बामाज़ेपिन है ड्राउजीनेस रहेगा, फटीग, नोजिया रहेगा, वोमिटिंग, स्किन रेसेस देखने को मिलेंगे स्किन पे जगह जगह, और स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन और ओलियूरिया। पेशेंट को ओलियूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और लिथियम टॉक्सिसिटी में हमें क्या हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा था, पोलीयूरिया, लेकिन इसमें हाइपरटेंशन एंड ओलियूरिया। डेंजर साइड इफेक्ट ऑफ कार्बामाज़ेपिन कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स एंड बोन मैरो डिप्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।